वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एनेस्थीसिया फार्माकोलॉजी के में इंड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला इंड्यूसिंग एजेंट में है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स एक्चुअली होता क्या है? बार्बिचुरेट्स मतलब कोई ऐसे ड्रग्स जो बार्बिचुरिक एसिड से डिराइव होते हैं। ठीक है। तो बार्बिचुरेट्स में पहला क्लासिफिकेशन है थायोपेंटल सोडियम और दूसरा रहता है मिथोहेक्सिटल। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो पहला है थायोपेंटल सोडियम, जिसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सो इट इज़ कमर्शियली अवेलेबल सोडियम सॉल्ट्स आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर एंड सलाइन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हाईली अल्कलाइन सोल्यूशंस हेंस बैक्टीरियोस्टैटिक। अल्कलाइन मतलब वाटर सोल्यूबल बेस कोई भी अगर रहता है तो उसे हम लोग अल्कलाइन इन नेचर बोलते हैं। तो कोई भी एक ऐसा बेस जो वाटर सोल्यूबल हो उसको हम लोग अल्कलाई बोलते हैं। तो इसका अल्कलाइन होने के पीछे जो इसका जो ये अल्कलाइन है, इससे इसको क्या फ़ायदा होता है? ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर शो करता है। ये अल्कलाइन इन नेचर है जिसकी वजह से ये बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर शो करता है। कौन? थायोपेंटल सोडियम। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, पाउडर फॉर्म स्टोर्ड इनडिफिनिटली, रूम टेम्परेचर सोल्यूशन स्टेबल फॉर 6 डेज। मतलब अगर ये रूम टेम्परेचर में इसको स्टोर किया जाए तो ये 6 दिन तक स्टेबल रहेगा, बट अगर इसको रेफ्रिजरेट कर दिया जाए तो ये 2 वीक तक स्टेबल रह सकता है। वही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ रेफ्रिजरेटेड देन कैन बी स्टोर्ड फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट पॉइंट, बार्बिचुरेट्स विच रिटेन ऑक्सीजन एटम एट नंबर्स 2 ऑफ कार्बन रिंग आर कॉल्ड ऑक्सी बार्बिचुरेट्स। ठीक है। तो ऐसे बार्बिचुरेट्स जो सेकेंड नंबर कार्बन के रिंग पे, कार्बन का जो रिंग रहेगा उसमें सेकेंड नंबर कार्बन पे जो ऑक्सीजन एटम को अगर वो रिटेन करता है तो उसे हम लोग ऑक्सी बार्बिचुरेट्स कहते हैं। ठीक है। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ऑक्सीजन विथ सल्फर रिजल्ट्स इन थायो बार्बिचुरेट्स विच आर मोर लिपिड सोल्यूबल। मतलब अब वही ऑक्सीजन को अगर हम लोग सल्फर से रिप्लेस कर दें, किसमें? कार्बन के रिंग में जो सेकंड वाले कार्बन है वहाँ पर अगर ऑक्सीजन रहेगा तब तो वो ऑक्सी बार्बिचुरेट कहलाएगा, बट उसी ऑक्सीजन को अगर हम लोग सल्फर से रिप्लेस कर दें तो वो थायो बार्बिचुरेट्स कहलाएगा। और वो थायो बार्बिचुरेट्स ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थायो बार्बिचुरेट्स आर मोर लिपिड सोल्यूबल एंड दिस इंक्रीज्ड लिपिड सोल्यूबिलिटी रिजल्ट्स इन हिप्नोटिक प्रॉपर्टी एंड रैपिड बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब ये जो लिपिड सोल्यूबिलिटी का प्रॉपर्टी बढ़ गया है ऑक्सीजन को जब सल्फर ने रिप्लेस किया है, तो ये जो लिपिड सोल्यूबिलिटी का जो प्रॉपर्टी बढ़ गया है ये इसे हिप्नोटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, जो कि रैपिड बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्शन प्रोवाइड शो करेगा। ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। किसके? थायोपेंटल सोडियम के। ठीक है। तो इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज बाय एक्टिंग ऑन गाबा रिसेप्टर्स। मतलब ये गाबा रिसेप्टर्स में एक्ट करते हैं और ये सेडेटिव और हिप्नोटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर उस ऑक्सी बार्बिचुरेट्स में ऑक्सीजन को अगर सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं तो वो थायो बार्बिचुरेट्स कहलाते हैं। और उन थायो बार्बिचुरेट्स में लिपिड सोल्यूबिलिटी का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें हिप्नोटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज बाय एक्टिंग इन ऑन गाबा रिसेप्टर्स। गाबा रिसेप्टर का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है। सो गाबा रिसेप्टर्स एक्टिवेशन लीड्स टू इंक्रीज इन क्लोराइड कंडक्टेंस, thus hyperpolarization of postsynaptic cell membrane and functional inhibition of the same. ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डिप्रेस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम thus decreasing rate of dissociation from GABA receptors. ठीक है। लास्ट पॉइंट, सिलेक्टिवली डिप्रेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम thus इट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। मतलब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है, वैसोडाइलेशन। ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। तो अब देख लेते हैं थायोपेंटल सोडियम के फार्माकोकिनेटिक्स। ठीक है। मतलब वो ड्रग बॉडी में जाने के बाद वो ड्रग बॉडी में क्या क्या करता है। ठीक है। इसी को हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो सिंगल आईवी डोज ऑफ थायोपेंटल रिजल्ट्स इन प्रॉम्प्ट अवेकनिंग ड्यू टू रैपिड रीडिस्ट्रीब्यूशन टू इनएक्टिव साइट्स। हाउएवर, complete elimination from body takes long time as drugs stored in fats and muscles are redistributed. मतलब इसका कंप्लीट एलिमिनेशन होने में बॉडी से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि फैट्स और मसल्स में जो ये ड्रग स्टोर्ड होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर बॉडी में। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेटाबॉलिज्म हैपन्स मोस्टली इन लिवर एज लेस देन 1% इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि ये थायोपेंटल सोडियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो
हेपैटिक मेटाबॉलिज्म है, हेपैटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हैपन्स मोस्टली इन लिवर एज लेस देन 1% इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। अब देखेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम लोगों ने देखा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर फैट्स और मसल्स में जो ड्रग स्टोर होता है वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है? पहला है लिपिड सोल्यूबिलिटी, दूसरा है टिश्यू ब्लड फ्लो, तीसरा है प्रोटीन बाइंडिंग एंड चौथा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, लिपिड सोल्यूबिलिटी, टिश्यू ब्लड फ्लो, प्रोटीन बाइंडिंग एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हैव अ नोट ऑफ इट। तो अब हम लोग चेक करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म ऑफ थायोपेंटल सोडियम। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है तो वो हेपैटिक मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, मेटाबोलाइज्ड मोस्टली इन हेपेटोसाइट्स मतलब सेल्स ऑफ द लिवर एंड टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन किडनीज एंड ब्रेन। मेटाबोलाइट्स आर यूजुअली वाटर सोल्यूबल एंड इनर्ट एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये जाहिर सी बात है, अगर मेटाबोलाइट्स वाटर सोल्यूबल होंगे तो वो यूरिन से ही बाहर निकलेंगे, अगर वो फैट सोल्यूबल होता तो स्टूल से बाहर निकलता, ठीक है, मतलब फेसेस से। सो हेपैटिक मेटाबॉलिज्म, हेपेटोसाइट्स उसे मेटाबोलाइज करते हैं और स्मॉल एक्सटेंट तक किडनीज और ब्रेन में भी वो मेटाबोलाइज होते हैं। बट मेटाबोलाइट्स जो रहते हैं वो वाटर सोल्यूबल होने के कारण और इनर्ट होने के कारण, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटल सोडियम, मतलब थायोपेंटल सोडियम का हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टोर्ड इन मसल्स एंड फैट्स टेक लॉन्ग टाइम टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये जो थायोपेंटल सोडियम, ये जो ड्रग है, ये मसल्स और फैट्स में स्टोर हो जाते हैं और इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके चलते बहुत लॉन्ग हाफ लाइफ हो जाता है ये थायोपेंटल सोडियम ड्रग का, ठीक है। रैपिड रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेन नेक्स्ट पॉइंट है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फैट्स इनटू सर्कुलेशन। फैट्स से सर्कुलेशन तक के सफ़र को यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है, रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फैट्स इनटू सर्कुलेशन, ठीक है। सो एक और बार रिपीट करता हूँ, लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटल सोडियम। क्यों इसका हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है? क्यों? क्योंकि ये मसल्स और फैट्स में स्टोर हो जाते हैं और इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वहीं से, तो इसके चलते इसका हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है। फिर रैपिड रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फैट्स इनटू सर्कुलेशन। अब इसके यूजेस हम लोग देख लेते हैं। यूजेस है इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, और इसका डोज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया एंड स्लो इन्फ्यूजन। रिडक्शन ऑफ रेज्ड आईसीटी, आईसीटी मतलब इंट्राक्रेनियल टेंशन, बाय डिक्रीजिंग सीबीएफ मतलब सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। ये क्या करेगा? आईसीटी को घटा देगा, मतलब इंट्राक्रेनियल जो टेंशन है उसको घटा देगा। किस तरीके से? सीबीएफ को घटाकर, सेरिब्रल ब्लड फ्लो को घटाकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेरिब्रल प्रोटेक्शन इन कोमैटोज पेशेंट्स ड्यू टू डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। बट ये प्रूव नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के पीछे कोई प्रूफ्स नहीं है हमारे पास, तो इसे हम नॉट प्रूवन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायर टू ईसीटी थेरेपी। अब ईसीटी क्या होता है? साइक्रेटिक पेशेंट्स में एक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दिया जाता है उन्हें, जिनमें एक लिटिल करंट पास करके उन्हें उनके ब्रेन को स्टडी किया जाता है, उनके मेंटल स्टेट को, ठीक है। तो ये ईसीटी थेरेपी से पहले हम साइक्रेटिक पेशेंट्स में देते हैं, ठीक है, थायोपेंटल सोडियम को। तो पहला पॉइंट था इसका इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, किस डोजेज में? 5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट में। सेकेंड पॉइंट है इसका मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया एज स्लो इन्फ्यूजन, और ये आईसीटी को, जो इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ गया है, उसको घटाने में काम आता है। किस तरीके से? ये जाके सीधा सेरिब्रल ब्लड फ्लो को घटा देता है, ठीक है। और इसे ईसीटी थेरेपी से पहले हम लोग देते हैं पेशेंट्स में, ठीक है। तो हैव अ नोट ऑफ इट। और अभी हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? डिक्रीज एसवीआर, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। इंक्रीज एचआर मतलब इंक्रीज दी हार्ट रेट, जिसे हम लोग टैकीकार्डिया बोलते हैं। अगर हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता तो उसे हम लोग ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, बट यहाँ पर हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है, मतलब टैकीकार्डिया। और किस चीज़ को घटा देता है? एसवीआर को, मतलब सिस्टेमिक
वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। डिक्रीज बीपी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को घटा रहा है मतलब वैसोडाइलेशन। हाइपोथर्मिया ड्यू टू क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन। हाइपोथर्मिया इसका एक साइड इफेक्ट है, ठीक है, मतलब बॉडी टेम्परेचर का घट जाना। क्यों? ड्यू टू क्यूटेनियस वैसो। तो अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में थायोपेंटल सोडियम के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये टाइडल वॉल्यूम को घटा देता है, डिक्रीज टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, और ये रेस्पिरेटरी रेट को भी घटा देता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या क्या इफेक्ट्स है इसके साइड इफेक्ट्स? इट डिक्रीजेज द टाइडल वॉल्यूम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। अब हेपेटिक सिस्टम में क्या क्या साइड इफेक्ट्स को देखने में मिलता है हमें, ठीक है। सो मॉडेस्ट डिक्रीज इन हेपेटिक ब्लड फ्लो, एच को ये घटा देता है, डिक्रीज HbF ड्यू टू थायोपेंटल सोडियम। ये साइड इफेक्ट है हेपेटिक सिस्टम में कि ये हेपेटिक ब्लड फ्लो को घटा देता है। नेक्स्ट है CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलता है? सो एक्चुअली आइसोइलेक्ट्रिक EEG एट हाई डोजेस दस डिक्रीजिंग सेरिब्रल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट एंड नो अल्टरेशंस इन SSCPs मतलब सोमैटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल्स। सो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये हमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या कुछ CNS डैमेज को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो किस तरीके से ये एक्चुअली हम क्या करते हैं, पेशेंट्स के स्काल्प में या स्किन में इलेक्ट्रोड्स इंजेक्ट मतलब इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स सेंस करते हैं कि CNS से किस तरीके से सिग्नल्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि सब कुछ ठीक है या हमें हमारे पेशेंट्स में कुछ इंजरी हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में या कुछ, ठीक है। तो SSCPs का फुल फॉर्म है सोमैटो सेंसरी इवोक पोटेंशियल्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सोमैटो सेंसरी इवोक पोटेंशियल्स, सॉरी POTENTIALS। सो यहाँ तक तो हो गया। अब रीनल में भी हम लोग देख लेते हैं कि किडनी के केस में मतलब रीनल सिस्टम्स में थायोपेंटल सोडियम के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इट डिक्रीजेस द रीनल ब्लड फ्लो, ये RBF को घटा देता है, और GFR को भी डिक्रीज कर देता है मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। इट डिक्रीजेस द RBF एंड डिक्रीजेस द GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आर्टेरियल सिस्टम्स में थायोपेंटल सोडियम के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। पहला है इट कॉजेस आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस एंड इट ऑल्सो कॉजेस वेनस थ्रोम्बोसिस। सो थ्रोम्बोसिस मतलब खून का जम जाना, एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग जिसे हम बोलते हैं जो। और अब देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब ये ड्रग को हम लोग कब यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो नेवर यूज़ थायोपेंटल सोडियम इन केस ऑफ लिवर डिजीजेस, मतलब जब किसी पेशेंट में हमें लिवर डिजीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस पेशेंट में, तो उसे हम थायोपेंटल सोडियम को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड है एडिसन्स डिजीज़ में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कुछ हार्मोन्स को बना नहीं पाता है, जिसमें से कोर्टिजोल एक है। सो कोर्टिजोल को हम एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन भी के नाम से भी जानते हैं, कोर्टिजोल या हो जाए या एड्रेनलिन हो जाए। तो कोर्टिजोल को हमारा बॉडी सफिशिएंट मात्रा में नहीं बना पाता है, ठीक है। हाइपो कंडीशन मतलब वो ठीक से नहीं बना पा रहा है कोर्टिजोल को, तो वो एडिसन्स डिजीज़ कहलाता है। एडिसन्स डिजीज़ में और भी बहुत सारे फटीग, वीकनेस, ये सब देखने को मिलता है। और मिक्सिडेमा में एक्चुअली क्या होता है, मिक्सिडेमा हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, उसके साथ साथ कुछ ऑर्गन्स में भी डैमेजेस हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिलता है हमें मिक्सिडेमा में, ठीक है। सो सीवियर हाइपोटेंशन बिकॉज थायोपेंटल सोडियम कॉजेज हाइपोटेंशन इटसेल्फ, मतलब ये अपने आप खुद ही ये हाइपोटेंशन कॉज करता है, ठीक है। तो हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर घटा देता है ये। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, वी यूज़ कीटामाइन हियर, मतलब इसके साथ हम लोग यहाँ पर कीटामाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। सीवियर हाइपोटेंशन बिकॉज थायोपेंटल सोडियम कॉजेज हाइपोटेंशन इटसेल्फ, मतलब जिन जिन पेशेंट्स में सीवियर हाइपोटेंशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें हम थायोपेंटल सोडियम को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह हमें कीटामाइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पोरफायरियाज भी कॉज करता है, ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपने मेरे वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम लोग कीटामाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है सेकेंड इंड्यूसिंग एजेंट।